इमोशनल कार्ड खेलते हैं, खास करके मुस्लिमों को। जैसे आपने फिर बाबरी मस्जिद की याद दिला दी। अभी योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो फिर वो भी कहने लगे राम मंदिर का मुद्दा। मुझे बात बताइए, किसी की माँ का दुपट्टा किसी ने खींच लिया तो उसका बेटा बात नहीं करेगा? इमोशनल है तो कुकर्मा बेटा होगा जिसको गम नहीं। अगर कोई नास्तिक है वो देशद्रोही है जिसको देश की रवायतों को टूटने का गम नहीं है। किस वजह से जिंदा है आप? यही बात तो बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी MIM ये कहती है इंसाफ के साथ रहो। बीजेपी दूसरे का नहीं देखो तो बीजेपी आ जाएगी। और यही कहते कहते 75 सालों तक हमारा वोट लिया गया। लेकिन इन्हीं के दरमियान में गुजरात का गम तो हम नहीं भूल सकते, लेकिन मुरादाबाद का गम इन्हीं हालात में हुआ, भागलपुर का गम इन्हीं हालात में हुआ, मेरठ और मलियाना इन्हीं हालात में हुआ। नौकरियां हमारी उसी में किए गए, टोपियां हमारी उसी में उछाली गई, मॉब लिंचिंग उसी में हुए हैं। सारा इन्हीं काले करतूतों के दरमियान में हुए हैं। और बिहार में जो सबसे कम मुलाजमत अगर मिली है तो अक़लियत के लोगों को मिली है। इस पर गौर व खोज करने की शदीद जरूरत है। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। गोपालगंज के उपचुनाव में इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी देखने को मिल रहा है। कारण क्या है ये सबको पता है। इस बार जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, हालांकि महागठबंधन की शाख इस बार दांव पे है। इसलिए क्योंकि एक तो ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का पैतृक गाँव है, उनका शहर कहा जाता है। और इस बार तेजस्वी यादव चूँकि उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है। और इस हालात में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये दोनों सीटें यानी कि गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटें उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। लेकिन इस बार जो गोपालगंज का लड़ाई है वो उसमें महागठबंधन और बीजेपी ही नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ BSP और MIM भी है। और MIM सभी के सरदर्द बनी हुई है। बार बार इल्ज़ाम बीजेपी भी लगाती है और कहीं ना कहीं राजद के लोग भी या महागठबंधन के लोग भी लगाते हैं कि बीजेपी की B टीम बन करके रह गई है MIM। खैर, इन सारी चीज़ों को हम जानने के लिए आज जिस बड़ी शख्सियत के साथ हैं, आप पूरी नेशनल लेवल पे MIM जो है कि अपनी शाख बना रही है, उसमें बिहार भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, चूँकि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हैं MIM के और काफ़ी तेज़ तरार माने जाते हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब रखते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, मेरा पहला सवाल तो सिर्फ आप ही से यही रहेगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में बात बैठा हुआ है, लोग कहते भी हैं, आज भी लोग कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि MIM जो है कि बीजेपी की B टीम है। तो सर, यहीं से शुरू करते हैं हम। पहले तो ये बताइए कि ये सवाल किन की तरफ से है? महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। महागठबंधन के अगर लोग कह रहे हैं तो ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जैसा कि अगर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, तो ज़बान अगर ये लोग खुलवाएंगे हम लोगों को तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। हम लोग बहुत ही मोहतात अंदाजे में कहते हैं ये MIM बीजेपी की A टीम और B टीम नहीं है। A टीम और B टीम तो वो लोग हैं जिनके यहाँ बीजेपी के लोग आते जाते रहते हैं, बीजेपी के लोगों को जो गले लगाते हैं, जिनके यहाँ से लोग बीजेपी के यहाँ जाते हैं, वो लोग अपने बारे में कहें। हम तो उठे हैं इस मुल्क में दलितों के, अक़लियतों के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बनकर। और इन 75 सालों में बिहार में पहली एक ऐसी जमात है जो अक़लियतों और दलितों के दरमियान में मकबूल हो रही है। और उन दलितों और अक़लियतों का जिनका बरसहा बरस से इन लोगों ने कभी माई समीकरण का करके, कभी सामाजिक इंसाफ का नारा बुलंद करके जिसका वोट लिया और उसका इस्तेहसाल किया, तो उनको लगता है कि ग़ुलामों की बस्ती में आज़ादी की आवाज़ उठ रही है, तो इससे उनको बेचैनी है। कल तक तो एक नाम भी नहीं लेते थे ये हमारा, अब तो नाम लेने पर मजबूर हुए हैं। और आने दीजिए वक्त कि फिर मेरे बगैर किसी का काम नहीं चलेगा। और याद होगा, आपको पता नहीं है, अगर महागठबंधन के लोग बोलते हैं तो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनसे पूछवा लीजिए कि जब सरकार बनाने की बारी आई थी और आंकड़े पूरा करने की ज़रूरत थी तो अख्तरुल ईमान को कितनी बार उसने हुक्म दिया है, कितनी बार हमसे कहा है, कितनी बार अवैसी साहब से उसने कहा है। तो अगर हम बीजेपी की B टीम होते तो फिर हमसे बात क्यों कर रहे थे? दरअसल ये वो लोग हैं जो लोग बिहार में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी के मुजरिम हैं
और अपने मुजरिमाना अमल को छुपाने के लिए और अक़लियतों के दरमियान में कोई तवाना आवाज़ पैदा न हो, इसी वजह से वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। आपने सर कहा कि गुलामों की बस्ती में आवाज़ दे रहे हैं, तो यानी कि अभी तक जो लोग भी माइनॉरिटी समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, तो यानी कि वो गुलामी में ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। यकीनन मौजूदा वक्त जो भारत में है कि दलितों और अक़लियतों का बड़ा तबका आज़ादी के बाद वोट देने का तो की आज़ादी उनको तो मिली है, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी उनको नहीं मिल पाई। टैक्स देने की उनको ज़िम्मेदारी है, टैक्स के सिले में उनके बीमार बिलखती हुई माँ को दवा मिल जाए, हॉस्पिटल में इलाज की आज़ादी नहीं मिली है। आज अक़लियतों की आबादी 18% बिहार में है और यहाँ चपरासी में भी 6% की मुलाजमत नहीं मिली है। क्या हमारे बुज़ुर्गों ने जो गर्दनें कटाई थी सिर्फ इसीलिए कि हम फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ सो कॉल जो मुबैना सेकुलर पार्टियाँ उनको वोट देते रहें और अपनी इज़्ज़त लुटवाते रहें? जान माल इज़्ज़त आबरू कुछ भी सलामत हमारी बाकी नहीं रही है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हम हैं। सीमांचल का इलाका हो या नेपाल की सरहदों से मिलती जुलती या माइनॉरिटी की पट्टियाँ, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, मज़दूरों का सबसे ज़्यादा पलायन, तालीमी सरह सबसे कम, फीकस आमदनी सबसे कम। आखिर इन लोगों को क्यों हो गई है? इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दलितों को और अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिला है। सारी पार्टियां इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रही हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो झंडा बुलंद किया है, उन्होंने ये कहा है कि हम इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम मज़लूमों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार में वही मज़लूमों के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल से ही ले लेते, जैसे आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं। सर, सीमांचल में तो ज़्यादातर मुस्लिम तबके से आते हैं मंत्री, चाहे विधायक आते हैं, सॉरी मंत्री तो नहीं, विधायक आते हैं, सांसद भी रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपना मुस्तकबिल चुन कर के ही आप लोगों को चुनते हैं। उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं संभल पाते हैं, उन लोगों को जो है कि माली हालत नहीं सुधर पा रहा है, तो इसमें सरकार की क्या दोष रहती है? क्योंकि सिस्टम में तो आप लोग आते हैं, आप भी कहीं ना कहीं विधायक चुन कर के आए हुए हैं। बड़ी पते की बात आपने कही, यही तो वो फ़र्क है। पार्टियों में जो लोग चुनकर आते हैं वो अक़लियतों के वोट की बुनियाद पर चुनकर आते हैं, लेकिन चूंकि एक अदद टिकट के वो मोहताज होते हैं तो वो आकर हमारा नुमाइंदा उन पार्टियों में ग़ुलाम बन जाता है, हमारे मसाइल का तर्जुमान नहीं बन पाता। इसलिए मिल्लत के मसाइल का, गरीबों के मसाइल का, दलितों के मसाइल का, अक़लियतों के मसाइल की बिल्कुल हूबहू तर्जुमानी हो, उसी के लिए MIM आई है। आप देखेंगे कि अक़लियत के लोग पिट रहे हैं, अक़लियतों के बस्तियों में सैलाब की तबाही है, अक़लियतों के असातिज़ा को मदरसे की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उर्दू के बच्चे डंडे खा रहे हैं, लेकिन जो उर्दू वालों का वोट लेकर आ रहे हैं अपने आका के डर से एक बात नहीं बोल पाते हैं। इसी बात से कि हमारा वोट लेकर जो इन पार्टियों में जाता है, एक अदद टिकट के खातिर हमारा नुमाइंदा गुलाम बन जाता है, हमारा तर्जुमान नहीं बन पाता। MIM चाहती है कि वोट जिनका हो उनके मसाइल की तर्जुमानी हो, यही MIM की कोशिश है। शिक्षकों की बहाली उर्दू में अभी रुकी हुई है सर, उसके लिए क्या किया जाए? 40,000 नहीं, बल्कि मालूम कराना चाहिए आपके माध्यम से लोगों को, वो ये है कि आईन हिंद में इस बात की वजाहत है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों के बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में दे। प्राइमरी एजुकेशन में अगर मादरी ज़बान में दे, अगर हिंदी मीडियम के लोग हैं तो सारी किताबें उसको हिंदी में मिल पाए, उर्दू मीडियम के लोग हैं तो वो सिर्फ उर्दू एज ए सब्जेक्ट नहीं, बल्कि जो रियाजी है, जो माने इकोनॉमिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, जोग्राफिया है, सारी किताबें उनको उर्दू में दी जाएँ। लेकिन उर्दू में तो किताबें मुहैया नहीं कराई जाती, उर्दू में सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और नतीजा ये हो रहा है कि हाई स्कूल में पहले उर्दू के साथ साथ पर्शियन के टीचर थे, संस्कृत के भी टीचर थे, संस्कृत के टीचर बाकी रह गए, पर्शियन के टीचर, फारसी के टीचर ख़त्म कर दिए गए। और अभी जो नया मानक मंडल आया है 6+1 का, उसमें उर्दू का टीचर भी नहीं है। तो और बल्कि आपको किसने कहा, मेरा तो दावा ये है कि लाखों से ज़्यादा उर्दू टीचरों की वैकेंसियाँ हैं। और आज जो 27,000 लोगों में से 15,000 की बहाली हुई है और 2013-14 से लगभग 12,000 बच्चे हमारे डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। सरकार के बने भी तकरीबन 2 महीना हो गया, अब तो बोतल अगर बदली है तो शराब में तब्दीली होनी चाहिए थी, लेकिन शराब में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो बच्चे अब भी डंडे खा रहे हैं और उनकी बहाली की कोई यकीन दहानी नहीं हुई है अभी तक। चलिए सर, हम एक सियासी तौर पर नहीं बल्कि एक हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं आपसे। जिस बात को आपने बताया, चूँकि एक पॉलिटिकली लीडर होने के नाते आप बता रहे हैं, चूँकि अगर आप यहाँ से सीधे नेता के हट कर बात करेंगे तो जो चीज़ें हम लोग होलसेल में वोट देते हैं, जिसे हम लोग सेकुलर पार्टियां कहते हैं, क्या वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं क्या? नहीं, देखिए वो समझ अच्छी तरीके से रहे हैं। हुआ ये है कि अक़लियतों के लिए इसके पास एक ही फंदा है, वो ये समझ रहे हैं कि देखो अगर हमको वोट नहीं दोगे तो BJP आ जाएगी,
और यही कहते कहते 75 सालों तक हमारा वोट लिया गया। लेकिन इन्हीं के दरमियान में गुजरात का गम तो हम नहीं भूल सकते, लेकिन मुरादाबाद का गम इन्हीं हालात में हुआ, भागलपुर का गम इन्हीं हालात में हुआ, मेरठ और मलियाना इन्हीं हालात में हुआ। नौकरियां हमारी उसी में छीनी, बुरके हमारे तार तार उसी में किए गए, टोपियां हमारी उसी में उछाली गई, मॉब लिंचिंग उसी में हुए हैं, सारा इन्हीं काले करतूतों के दरमियान में हुए हैं। और बिहार में जो सबसे कम मुलाजमत अगर मिली है तो अक़लियत के लोगों को मिली है। इस पर गौर व खोज करने की शदीद ज़रूरत है। पार्टी इन्हीं बातों को आवाम के दरमियान में पहुंचा रही है। आप गोपालगंज में आए हुए हैं, बढ़हरिया में एक इंसिडेंट हुआ था, 8 साल के बच्चे का जो है कि उसको गिरफ्तार किया गया था तशद्दुद के मामले में। तो ये बहुत नेशनल खबर बना, यहाँ तक कि CNN से लेकर के BBC तक उसमें गया। असदुद्दीन अवैसी साहब इसमें मतलब कहीं ना कहीं इंटरटेन किए थे। तो क्या लग रहा था कि उसमें सिर्फ इंटरटेन था कि मतलब कि माइनॉरिटी नहीं था, बल्कि सरकार झुटला रही थी कि बच्चे की उम्र 13 साल से ज़ायद है। और जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनका आधार कार्ड ट्वीट किया तब इनकी आंखें खुली। तो ये बताइए कि इनके पुलिस के लोग कितने निकम्मे हैं कि अक़लियत के गोया दूध पीते बच्चे को, खेलता फिरता बच्चा जेल चला जाता है। ये क्या है? दरअसल अक़लियतों को उसकी हैसियत बताना है कि ये ना समझो कि हुकूमत बदल गई है तो तुम्हारा कोई मामला है, तुम पर खौफ की नफ्सियात गालिब रहेगी। गोया खौफ तारी करने का एक हरबा है पुलिस के जरिए से। आपने शराब की बात कहा, बोतल की, यानी कि सिर्फ बोतल बदला है, शराब वही है। तो क्या कहने का मतलब उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो मामला चलता है, क्या वो भी बिहार में आ रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत बदली है तो ये बताए कि हुकूमत ने अब तक अक़लियतों के लिए क्या क्या ऐलानात किए, दलितों के लिए क्या क्या ऐलानात किए। अगर उर्दू के टीचरों की बहाली क्यों रुकी हुई है, मदरसे का चेयरमैन क्यों अब तक आया, तो ये उर्दू एकेडमी का मामला क्यों फंसा हुआ है, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा की बहाली क्यों नहीं हो रही है, उर्दू लाइब्रेरी की हालत क्यों खराब होकर रह गई है। अगर मामला ये है कि बीजेपी के साथ बैठे हुए थे, अगर ये हालात बर्दाश्त कर रहे थे तो लोग तो ये समझ रहे थे कि बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आप बीजेपी से अलग हैं तो फिर किस चीज़ की मजबूरी है। अभी हाल के दिनों में जब हाईकोर्ट की सरजनिश हुई तो आपने इंतहाई पसमानदा EBC कमीशन बनाया। EBC में जो आबादी है उसमें नियर अबाउट 40% आबादी माइनॉरिटी की भी है। क्या उस कमीशन में एक आदमी माइनॉरिटी का नहीं होना चाहिए? जमहूरियत तो इसी का नाम है ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा सिर्फ वोट देने में हिस्सेदारी हमारी है, हमको टैक्स देने में हमारी हिस्सेदारी है। उस टैक्स के जरिए से स्कूल खुले, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले, नौकरियां मिले, उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है। यही वजह है कि हम लोग यही बता रहे हैं लोगों को कि अपने हक और हुकूक के लिए लड़ो। इंसाफ की लड़ाई न लड़ोगे तो देश का भी नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। एक सर आपने बात में कहा पसमानदा, ये एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त इस पे स्पीच पे काफ़ी खेल रही है। और ये पसमानदा शब्द कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए आता है, हमारे लिए आईना दिखाने का एक बड़ा जो है कि सबब भी है ये। क्योंकि मुस्लिमों में जिस तरीके से जाति व्यवस्था थी इस पर कोई बात नहीं कर रहा था, ना तो कोई सेकुलर पार्टी इस पर बात करने की कोशिश करती थी। उन्हें ये लगता था कि डर अगर हम मुस्लिमों को अलग अलग जातियों में बांट देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आप लोग भी स्पीच पे खेलना कोशिश करेंगे पसमानदा के बेस पे? सुनिए, सिर्फ पसमानदा मत बोलिए, अति पिछड़ा भी मैंने कहा, EBC भी मैंने कहा है, सिर्फ इंतहाई पसमानदा नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूँ एक माँ अपने सब बच्चे से मोहब्बत करती है। रिजर्वेशन नेचर का एक कानून है। एक माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार पड़ जाए उसका ज़्यादा ख्याल रखती है। हम सवाल ले लेंगे। सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये तो हिस्सा है, ये मामला है कि हर सोसाइटी में है लोग पिछड़े, अति पिछड़े तो हर सोसाइटी में है। ये सामाजिक पिछड़ापन है ना, ये आर्थिक पिछड़ापन है ना। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हो गए हैं उनके उत्थान की बात करना किसने जुर्म कर दिया? ये तो मनोवादी व्यवस्था होगा जो पिछड़ों की बात नहीं करेगा, लेकिन जो समाजवादी होगा वो इस बात से कब डर सकता है? इसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? तो बात कर रहे हैं, हमेशा दलितों की, पसमानदों की बात कर रहे हैं। आपने सुना नहीं है तो मेरा क्या कसूर है? मोदी जी के बोलने के बाद इन्होंने भाई मोदी जी के बाद बोलने के बाद नहीं, बल्कि ये बात कही है कि नेशनल लेवल पर अपोजिशन भी वो काम नहीं कर पा रही है जो काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। चाहे NRC का मसला हो, तलाक बिल का मसला हो, चाइना के बॉर्डरों पर सरकार की नाकामी हो, GST का मसला हो, इन तमाम तर मुद्दों पर जितना पड़खर होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, वो बोलता इसलिए भी है कि ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया है और उन्हें ईश्वर का भय है और किसी और का भय नहीं है। कोई लालच भी नहीं है मंत्री बनने का। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन किसी को पार्टी बदलनी है, समझता कि कल चला गया उनके पास तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। किसी को मंत्री बनना है और बैरिस्टर ओवैसी को मंत्री नहीं बनना है, बल्कि दलितों, कमजोरों के लिए इंसाफ की आवाज़ लगाते लगाते इस दुनिया से जाना है। MIM सर, चूंकि कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनती गई। लेकिन आप लोगों का कारवां तो बिल्कुल लूट गया है। बीच में 5 विधायक थे, आप लोग सिर्फ अकेले बच गए।
गए हैं आप। होता है, खेती जिनकी हरियाली होती है उनकी खेत में लूट मार होता रहता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ से लोग नहीं भागे? राजद के यहाँ से नहीं भागे, बीजेपी के यहाँ से नहीं भागे, जदयू के यहाँ से नहीं भागे, है ना? तो हमारे यहाँ से भागे नहीं, हमारे यहाँ से भगाए गए, है ना? हमारे यहाँ से खरीदे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीर जिसका बिक जाता है वो आदमी किसी कीमत का नहीं होता। असल मामला ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि किसी के 2-4 बच्चे हों, अगर एक का हादसा हो जाए तो माँ गमगीन होती है, मातम नहीं करती। लेकिन एक बाँझ औरत जिसके 10 साल 12 साल के बाद बच्चा पैदा हो और उसका बच्चा लूट जाए, कितना गम होता होगा। बिहार की माइनॉरिटी आबादी 75 साल के दरमियान में समझ रही है कि मेरी राजनीतिक बाँझ आगोश में पहली बार 5 लोग जीत कर आए और लोगों को बर्दाश्त न हो सका। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को हम नहीं माफ़ कर सकते, लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ साथ जिसने हमारी क़यादत को तोड़ा है, शायद बिहार की जनता उसे भी माफ़ नहीं करेगी। इनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे मुद्दों पर बात करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। आपको मालूम है, एक बड़े विद्वान थे, तलाक बिल की पेशी हुई थी जब पार्लियामेंट में, तो पार्टी ने उनको इजाज़त नहीं दी थी बोलने के लिए, माइनॉरिटी के लीडर थे। और MIM में इन्हीं मुद्दों पर बोलने की इजाज़त हमको है कि इन मुद्दों पर परखर होकर बोलो, इसलिए कि अपनी आवाज़ कोई नहीं उठाता है तो अपनी आवाज़ तो खुद उठाओ। मेरी माँ पर कोई न करे मातम, मैं तो मातम करूँगा। मेरे मसाइल को कोई ना उठाए, मैं तो उठाऊँगा। और मामला ये है कि हम 4 चले गए हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ बिहार की आवाम को कि आवाम आज भी पार्टी के साथ है, आज भी पार्टी के साथ है। चीज़ हम इसी बीच में रोकेंगे, जैसे आप लोग जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं खास करके मुस्लिमों का, जैसे आपने फिर बाबरी मस्जिद की याद दिला दी। अभी योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो फिर वो भी कहने लगे राम मंदिर का मुद्दा। मुझे बात बताइए, किसी की माँ का दुपट्टा किसी ने खींच लिया तो उसका बेटा बात नहीं करेगा? इमोशनल है तो कुकर्मा बेटा होगा जिसको गम नहीं। अगर कोई हिंदू है, अगर उसको मंदिर का गम नहीं है, नास्तिक है, वो देशद्रोही है जिसको देश की रवायतों को टूटने का गम नहीं है। किस वजह से जिंदा है आप? ये बात तो बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी MIM ये कहती है इंसाफ के साथ रहो। बीजेपी दूसरे का हक मारती है, MIM किसी का हक मारने की बात नहीं करती। बीजेपी दूसरों पर जुल्म करती है, MIM इंसाफ की बात करती है। ये कभी हरगिज़ वो नादान होगा जो ये आदमी मुकाबला हमसे करे। मुझे बता दीजिए, किसी की दाढ़ी टोपी किसने उतारी? बाबरी मस्जिद को तोड़ा किसने? गुजरात में गर्दनें किसने काटी? अब बता दो, हमारा किसी के मजहब की हमने मजाक उड़ाई हो तो दोनों को बराबर कह देते हो। देखो, हंगामा दोनों करता है। गुंडागर्दी भी हंगामा भी है और एक आदमी जो लूट जाता है वो भी हंगामा करता है। क्या दोनों को आप बराबर कहोगे? दोनों को बराबर कहोगे? एक आदमी पैदाइशी रंग पर काला हो गया है, एक आग बुझाते बुझाते काली लगी है, क्या उसको भी काला कहोगे? है ना? जरा से फर्क महसूस करना पड़ेगा, गोपालगंज के लोग इस बात को समझ पाएंगे? यकीनन आप जैसे लोग विद्वान लोग हैं, कैसे नहीं समझेंगे? आप हमारी बात पहुंचा रहे हैं, आप उधर जाकर के उन्हीं की बात अगर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो आप लोग बहका दीजिएगा, वरना नहीं अगर आप लोग सत्य के पगजर हैं तो यकीनन की बात समझेंगे। समझ रहे हैं। और मैं समझ देता हूँ, मैं गोपालगंज लोगों को पैगाम देता हूँ कि जवानों को आज ऐसा लगा है कि मेरी कोई क़यादत सामने आई है। कुछ लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग के ज़ाती मुफाद हैं और नई राह पे चलना सबके बस का रोग नहीं। इसलिए, लेकिन गांधी ने कभी कहा था, आग लगाते हुए मौलाना आज़ाद और गांधी की गुफ्तगू का हिस्सा था कि आग सूखी लकड़ी में लगती है और सूखी लकड़ी में जब आग लगती है तो फिर बड़ा बड़ा दरख्त जल जाता है। तो हमारे साथ गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का वो समूह उठ खड़ा हुआ है। वो तूफान उठेगा, जो अभी नहीं भी आ रहे हैं उनको भी आना पड़ेगा। गोपालगंज के लोगों के लिए क्या कहेंगे अभी? गोपालगंज के लोगों से लेके यही कहेंगे कि एक MIM एक फरियाद लेकर आई है, मेरे 4 छिन गए हैं साथी, एक साथी मुझे दे दो ताकि हक की बात कर सकूं। है ना? लोगों ने मेरा कारवां लूट लिया है, मेरे साथ इंसाफ करो। और गोपालगंज के बहादुर लोगों, MIM दलितों की, अक़लियतों की, मजलूमों की बात करती है, इसकी बात करने के लिए ताकत दो। बिल्कुल, अख्तरुल ईमान साहब अपने लूटे हुए कारवां को यहाँ फिर से बसाने के लिए आए हुए हैं। अब ये देखना है कि गोपालगंज के लोग इनके लूटे हुए कारवां में किसी को जोड़ते हैं या फिर इनको किसी और जगह जाने की मजबूर करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।